है बीजेपी। आरएसएस चाहती क्या है? दरअसल बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं बल्कि बीजेपी को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है, बीजेपी की जो विचारधारा है, जो आइकॉन है, वह आइकॉन उपस्थिति कहां से है? तो वो आइकॉन उपस्थिति है आपको आरएसएस की विचारधारा से। आरएसएस की विचारधारा चाहती क्या है? आरएसएस की विचारधारा चाहती है हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत का नारा लगाती है। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहती है? और हिंदू राष्ट्र के जो तत्व हैं वो क्या हैं? हिंदू राष्ट्र का तत्व है चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम किसी ब्राह्मण के विरोध में नहीं हैं, हम क्षत्रिय के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम पिछड़े और दलित के पक्ष में हम जरूर हैं। आप आज सरकारी नौकरियों का पूरा आंकड़ा अपने सामने आप उठा करके देख लीजिए। आप देखिए कि जब से देश में सरकारी नौकरियों की बहाली हुई है, उसमें दलित का क्या प्रतिशत रहा है, उसमें पिछड़े वर्गों का क्या प्रतिशत रहा है। अभी माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने सदन में बात उठाया कि इस पूरे देश को चलाने वाला 90 सेक्रेटरी इस देश के सर्वोच्च सेक्रेटरी के पद पर हैं, जो हमारे 100% के बजट को नियंत्रण करते हैं। उस 100 सेक्रेटरी में आपके 97% सेक्रेटरी, कुल 90 सेक्रेटरी हैं, जिसमें 87 सेक्रेटरी जो हैं वो अगड़ी जाति के हैं। मतलब इस देश की संपदा पर किसका हक है? तो इस देश की संपदा पर पिछड़ों का और दलितों का हक नहीं है। इसके लिए जो आज आप देख रहे होंगे स्लोगन यहाँ पर, भारत जोड़ो यात्रा और भारत की न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा का मतलब यह है जो पिछड़ों को और दलितों को सदियों से जो हक नहीं मिला, उस हक को देने की बारी है। और ये बहुत अच्छी संभावना है इस वर्ष के लिए चुनाव का, अब पिछड़ों के लिए, कि इस बार कोई राष्ट्रीय नेता पिछड़ों की आवाज बन करके पिछड़ों के दुख और दर्द को लोगों के सामने रख रहा है, उसे जगा रहा है और संवैधानिक तौर पर उसे हक दिलाने के लिए सदन से लेकर सड़क पर मार्च कर रहा है। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि इन बातों को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके पिछड़े और दलित लोगों को समझाएं कि आपके हक के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता लड़ रहा है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका तो कुछ नहीं, लेकिन आपका पूरा पूरा हक छीन लिया जाएगा। छीनने की बारी के बारे में आप उदाहरण बता देते हैं कि आज राम मंदिर बना, ठीक है, राम मंदिर हमारे बहुत श्रद्धेय हैं, भगवान राम बहुत श्रद्धेय हैं, उनका चरित्र बहुत पवित्र है, उनको हम आत्मसात करें, उनकी हम कद्र करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं। लेकिन राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना, जो राम मंदिर को पूरा ऑपरेट करेगा, क्या राम मंदिर के बनाने के संघर्ष में सिर्फ किसी एक जाति का उसमें योगदान था कि सभी लोगों का योगदान था? इस देश के वासियों में जब सभी देश के लोगों का योगदान था तो उस ट्रस्ट में 15 सदस्यीय ट्रस्ट में 13 सदस्य सिर्फ एक ही समुदाय के लोग क्यों? हमें यह पूछना है आपसे। एक ही वर्ग के लोग क्यों नहीं पूरे देश के लोगों का जो जाति समीकरण है, उन सारे लोगों को उसमें समीकरण बना करके उस ट्रस्ट में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? आज ओबीसी को आरक्षण के लिए 67 साल तक संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के उसके जूते घिस गए, तब उनको 27% केंद्र में आरक्षण दिया गया, राज्य में भी 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन वही बीजेपी की सरकार उसे घटा करके 14% आरक्षण कर दी गई। लेकिन जब अगड़ी जाति का आरक्षण की बात होती है तो अगड़ी जाति को 24 घंटे के अंदर उसको आरक्षण दे दिया जाता है 10%। और आप बताइए कि आपके पूरे झारखंड में क्या 10% अगड़ी जाति है? क्या पूरे जिले में आपको 10% अगड़ी जाति का आरक्षण का होना चाहिए? आप 60% है, आपको 27% दिया जाता है, वो 3% है, आप उसे जो है 10% आरक्षण दिया जाता है। क्या आपके साथ ये न्याय हो रही है? और अगर आपके साथ ये न्याय नहीं हो रही है तो न्याय लेने की आवश्यकता है, और इसी न्याय को देने के लिए माननीय राहुल गांधी जी जो है
कि वह रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। और अगर इस बार भी नहीं जागे तो आप याद रखिए कि आपका ऐसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है कि आपको जो है कि आपका पॉकेट से पैसा भी छीन लिया जाएगी, आपकी संपत्ति भी छीन ली जाएगी, आपको पूरे तरह से अधिकार से वंचित भी कर दिया जाएगा। तब बहुत देर हो चुका होगा जब आप जगेंगे। उस समय पूरे देश में राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर का पूरा टीवी में लीजिए, पेपर में लीजिए, मीडिया में लीजिए, गौरव गौरव क्या मिल गया आपको? अरे राम भगवान से तो हम भी श्रद्धा रखते हैं, हमारे हर गांव में राम मंदिर है और हनुमान जी की मंदिर है। क्या उससे आपका कल्याण हो जाएगा? आपके बच्चे पढ़ लेंगे, आपको नौकरियां मिल जाएंगी, आपका आय सुनिश्चित हो जाएगा, आपकी गरीबी दुख हट जाएगी। अगर हट जाएगी तो बहुत बढ़िया है, आप उसी में इन्वॉल्व हो जाइए। आप मानिए वो हमारे प्रेरणीय हैं, श्रद्धेय हैं प्रभु श्री राम, लेकिन ये राजनीतिक पहलू है। धर्म हमारा व्यक्तिगत पहलू है, लेकिन धर्म के व्यक्तिगत पहलू को राजनीतिक पहलू के घोल में घुला करके आपको चरस और भांगे की तरह आपको पिलाया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, धर्म का चोंगा आप पे दे दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का आप पिछले 1 साल से फोटो को उलट के देखिए, कभी केदारनाथ में तप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी राम मंदिर में साष्टांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी रामेश्वरम में आपको दिखाई दे रहे हैं समुद्र में। क्या प्रधानमंत्री का धर्म का ठेका का काम है? धर्म का काम करने का काम है कि इस देश के प्रधानमंत्री को जनता पर कुशल शासन देने का काम है, उनको जो है पारदर्शी शासन देने का काम है। क्या काम है प्रधानमंत्री को? आपने किस लिए चुना था? पूजा करने के लिए चुना था कि इस देश को चलाने के लिए आपने चुना था? ये आपके मन में बैठ करके अस्थिर से आपको सोचना पड़ेगा। आपको कहां ले जाया जा रहा है, आपको किस रूट में ले जाया जा रहा है, और उस रूट में जाकर के अपने जितनी समस्याएं हैं सब समस्याओं को आप भूल करके उस धर्म में चरस के भ्रम में डूब करके आप चाहते हैं कि आप उसको वोट दे दें। आपको भ्रम में रख रहा है और दूसरे तरफ इस देश के बड़े बड़े कंपनियों को, देश की बड़ी परिसंपत्तियों को उसको सौंप दे रहा है। आपको किसान कानून लाया गया, पंजाब के और हरियाणा के वीर किसानों ने आंदोलन किया, कितने लोग शहीद हो गए। वो क्यों आंदोलन किए? क्योंकि खेती पर वो कब्जा करने वाले थे। अडानी बड़ा बड़ा गोदाम बना रहा था और सामानों को बहुत औने पौने दाम पे वो लेता कृषि के, और उसे जो है ऊंचे दामों में वो बेचता। 14 लाख करोड़ रुपया आज के अखबार में हिंदुस्तान में आया है। 14 लाख करोड़ रुपया आपके शीर्ष जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको माफ कर दिया गया, अडानी को माफ कर दिया गया, अंबानी को माफ कर दिया गया। लेकिन आप 2-2 पैसे के लिए मोहताज है। 5,000 रुपया के लिए अगर बैंक से लोन ले लेते हैं तो पुलिस आपके घर में पहुंच जाएगी, आपको माफ नहीं किया जाएगा। क्या इस देश का यही न्याय है? इन चीजों को जो पूरे बृहद स्तर पर मैकेनिज्म चल रहा है इस देश का उद्देश्य है चलाने का बीजेपी का, फूट डालो और शासन करो, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ। क्या इस देश को रचने में और गढ़ने में क्या सिर्फ एक समुदाय का योगदान रहा? इस देश को रचने में जितना हिंदुओं को योगदान है उतना ही मुसलमानों का योगदान है, उतना ही जनजातीय समुदाय के लोगों का योगदान है। अगर झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी तो आपके लखनऊ की महारानी बेगम हजरत महल भी बलिदान दी थी। अगर तात्या टोपे बलिदान दिए थे तो आपको दिल्ली के बख्त सिंह ने भी बलिदान दिया था, बहादुर शाह जफर ने भी बलिदान दिया था, अगर कुंवर सिंह ने बलिदान दिया था, अगर झारखंड से आपको जयमंगल पांडे ने बलिदान दिया था तो नादिर अली शाह ने भी बलिदान दिया था। तो ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना जनजातीय समाज के लोगों का है। इसलिए जनजातीय लोगों के योगदानों में हमारे बिरसा मुंडा सबसे प्रथम कैटेगरी में आते हैं और उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो भी जो है इस देश को बचाने के लिए और संवारने के लिए अपने आप को बलिदान किए थे। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य तो ये है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। हमारे आपके बीच में कोई भेद नहीं है, लेकिन आपके भेद को बताया जा रहा है नहीं वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, और 20% के विरुद्ध में 80% को ग्लोबलाइज किया जा रहा है, उसको बांधा जा रहा है, उसको डर दिखाया जा रहा है, और आपके वोट को छीनने की उसकी स्ट्रेटेजी है। जिस प्रकार से अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति पे चलते थे,
ठीक उसी पैटर्न पर आज जो है बीजेपी फूट डालो और शासन करो की नीति पे चल रहा है। अंग्रेज जो बड़े बड़े पूंजीपति थे उनको कब्जे में रखे हुए था। आज पूरे बीजेपी के स्ट्रेटेजी को आप देखिएगा तो इस देश में अगर 20 साल बीजेपी शासन कर लिया तो इस देश में 20 साल में बीजेपी जो है कि इस देश में सिर्फ 2 वर्ग रहेगा, एक पूंजीपति वर्ग रहेगा और एक पूंजीपतिहीन वर्ग रहेगा। आपके सारे अधिकार, सारी संपत्तियों को इस मेथड से आपको जो है कि छीन लिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो मध्यम वर्ग था उस मध्यम वर्ग की जो आय थी वह विलुप्त हो जाएगी। आपके पास में काम करने का कुछ नहीं रहेगा। आप इतने आर्थिक तौर पर तंगी रहेंगे कि आपको जो बोला जाएगा वो करने के लिए आप तैयार रहेंगे। अभी जैसे हमारे जो हिट एंड रन का जो लाया गया अधिनियम, उस अधिनियम का सीधा सीधा संबंध है कि जो मिडिल क्लास के जो लोग गाड़ी चला रहे हैं या चलवा रहे हैं वो चलाना बंद कर दे और उस जगह पर अडानी और अंबानी का गाड़ी जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है कि चलना स्टार्ट हो जाए। इस उद्देश्य वो दूर की सोच के साथ में वो चल रहे हैं। हमारा देश जब बना तो हमने अपने देश में जो है गांधीवादी विचारधारा को लाए। हमने अपने देश में हमने संविधान को लाया और संविधान में हमने समाजवाद को लाया, समतामूलक समाज स्थापित करने के सिद्धांत को लाया। हमने धर्मनिरपेक्षता की बातों को अपने संविधान में लाया। हमने भ्रातृत्व की भावना को अपने संविधान में लाया। हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने इस देश में लाया। और इसी राजनीतिक न्याय का प्रतिफल है कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर यही परिस्थितियां रही तो कल के डेट में आप बताइए, जब आपके पूरा जो सिस्टम जब किसी एक खास वर्ग के हाथ में सिकुड़ जाएगा तो आपको फिर कभी अधिकार आपको देगा नहीं। और इसलिए आपको जागना है और जागने के लिए जो है कि हम इस बातों को आपके बीच में हम रखने के लिए आए हैं। ये चिंतन करने का विषय है, ये समझने का विषय है। ये तो राष्ट्रीय स्तर की परिस्थितियां हैं। अब हम थोड़ी सी बातें हम जो है कि बरकट्ठा विधानसभा के बारे में हम बात करते हैं। बरकट्ठा विधानसभा एक बहुत पवित्र भूमि है, सूरजकुंड है। यहाँ भी अभी आप लोगों ने बोला कि हम गाड़ी चलाते हैं, आपने बोला कि हम छोटे से दुकान में काम करते हैं, अभी आपने बोला कि हम कंप्यूटर ऑपरेटर का काम जो है बरसोत में करते हैं। अधिकांश लोग मिनिमम तरह के काम कर रहे हैं, न्यूनतम दर्जे के काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए, बरकट्ठा का ऐसा माहौल होना चाहिए कि बरकट्ठा का सर्वांगीण विकास एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। बरकट्ठा के आज जो रिपोर्ट हमें जो मिल रहा है, 15 से 35 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो बच्चे आप बताइए कि आज किस कुछ संगति में संलिप्त है। आप मुझे बताइए। आज साइबर क्राइम में संलिप्त है और साइबर क्राइम से संलिप्त होने के बाद जब उनके पास पैसा आया तो आज वही बच्चे लोग हमारे जो हैं वो ड्रग्स में सम्मिलित हो गए। और आज पूरा ड्रग्स का एक बड़ा कारोबार बरकट्ठा के विधानसभा में और बरकट्ठा में चल रहा है। 50 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक की पुड़िया बिक रही है। पचपेड़ी में, तो तुइयों में, आपको मासी पीढ़ी में, कई ऐसे बरकन गाँवों में, चुगलाओं में जो नए बच्चे हैं 15 साल 18 साल का, वो बच्चे लोग जो है इस गलत परिवेश में प्रवेश कर रहे हैं। और ये प्रवेश कर रहे हैं तो क्या हमारे जनप्रतिनिधियों का पता नहीं है? तो ये जनप्रतिनिधियों को, अपने प्रशासन को सतर्क करने की जरूरत है कि हमारे बरकट्ठा के क्षेत्र में ऐसे कुकर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना पैसा का आपका काम हो जाता है तो हमें बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक एक जाति प्रमाण पत्र में, कल मुझे एक लड़की मेरी स्टूडेंट फ़ोन की कि सर मुझे एक जाति प्रमाण पत्र बनाने में मुझे 4,000 रुपये का खर्च हो गया। अगर हमारा विधायक ईमानदार होगा, विधायक की नज़र होगी, अगर ब्लॉक और थाना को अगर सुधार लिया जाए तो समझिए एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हमारे बरकट्ठा में स्थापित हो सकती है। सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ से ज़रूरत पड़ती है? तो थाना से पड़ता है और आपका जो है कि ब्लॉक से पड़ता है। यही 2 स्थान है। अगर एक विधायक जो है कि खूंटा गाड़ दे कि हम ना करप्शन होने देंगे ना सहेंगे, तो बरकट्ठा के तमाम लोगों को जो आए दिन रोज जरूरत पड़ता है उन सारे चीज़ों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। वो काम आपका ट्रांसपेरेंसी के साथ होने लगेगा। अब पूरा बरकट्ठा खुशहाल होने लगेगा। बरकट्ठा की भूमि हमारी थोड़ी जो है अनउपजाऊ है, लेकिन पानी की कमी है,
लेकिन अगर यहाँ पर हमारे विधायक इस पर दूरदृष्टि विजन लेकर के, या हमारे जनप्रतिनिधि या यहाँ के एमपी दूरदृष्टि विजन लेकर के अगर यहाँ पर छोटे छोटे चेक डैम बनावे, हमारी नदियाँ, पहाड़ी नदियाँ जो निकलती हैं उस पर, तो हम समझते हैं कि सिंचाई की जो समस्या उत्पन्न होती है, उस सिंचाई की समस्या भी हमारी दूर होगी। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना है जो बरकट्ठा के सर्वांगीण विकास के लिए उसके पास दूरगामी विजन हो, उनके पास सोच हो, उनके पास इन सोच के साथ सबसे बड़ी चीज ईमानदारी हो, उनके पास चरित्र हो, उनके पास कार्य करने की क्षमता हो, उनके पास प्रतिबद्धता हो। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें उन लोगों में है और वो प्रतिफूल और उनका रिजल्ट आपको मिल रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मुबारक। और अगर नहीं मिल रहा है तो नए विकल्प की ओर आपको बढ़ने की आवश्यकता है। नया सोचना पड़ेगा आपको कि बरकट्ठा में हमें क्या करना है। आपकी बातें हम तक पहुंचेगी, विचारधाराएं हम तक पहुंचेंगी, तो निश्चित रूप से जो है उन विचारधाराओं को आत्मसात करके उसको मूर्त रूप देने का काम जो है कि हम लोग करने का कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। तो ये कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक राजनीतिक स्तर पर विचारधारा के तौर पर हमारी जो है एक अंतर है, तो दूसरे तरफ जो है कि बरकट्ठा को हम कैसे बेहतर बना सके उसके लिए भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को करना है, मूर्त रूप करना है। और पिछले 3 दिसंबर को हमें जो है कि गोली लग गई, एक ज़मीन विवाद था, कुछ आतताई लोग थे जिन्होंने गोली मुझे चला दिए। और आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की कृपा से और सहयोग से, पूरे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सहयोग से, अपने छात्रों के दुआओं से और अपने परिवार और शुभचिंतकों के दुआओं से, हॉस्पिटल में बहुत आईसीयू में 12 दिन रहने के बाद, बड़ी गंभीर अवस्था में वहाँ रहने के बाद फिर से जो है कि हम उठ खड़े हुए। कांग्रेस पार्टी का निरंतर हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे और अभी 2-3 महीने में कितने सारे कार्यक्रम हमारे हो जाते। अब बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणाम हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें लोग जो है कि अनदेखा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सकारात्मक हमें लोग देख रहे हैं, बदलाव की ओर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और आप लोग के शुभकामनाओं से फिर से आज इस जगह से फिर से स्टार्ट किए हैं। जो हमारा कार्य बाधित हो चुका था, अभी भी थोड़ा बहुत कष्ट हमें है, अभी भी हाथ देख रहे होंगे थोड़ा सा कर्व है, टेढ़ा है, अभी रिपेयर हो रहा है, ये अभी इलाज चल रहा है इसका। तो अभी धीरे धीरे फिर भी हम जो है कि कोशिश कर रहे हैं कि ये लेट ना हो जाए। बरकट्ठा विधानसभा में 80 पंचायत हैं और सभी पंचायतों में पहुंच करके 20, 50, 100 व्यक्तियों का जो है कि झुंड बना करके अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। हम लोगों को भाईचारे के साथ रहना है, हमें सामाजिक अधिकार मिले, हमें पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग समाज को जो सदियों से जिसे वंचित रखा गया अधिकार से, उस अधिकार मिले। सरकार की एक कुदृष्टि है कि जो आरक्षण जो किसी तरह पिछड़ा और दलित समाज लिया है उसे छीनने की नीति पे लगा हुआ है, उनको बचाना है और पिछड़े समुदाय को हमें सशक्त बनाना है, हमें मजबूत बनाना है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोगों ने मंत्री से लेकर कहाँ